आज का जो बांग्लादेश है उसे पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। बांग्लादेश नाम की कोई जगह ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। पाकिस्तान तब दो हिस्सों में था, एक ईस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान जिसे आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उस समय वेस्ट पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध प्रांत थे, वहाँ के लीडर थे, उनकी डोमिनेंस ज़्यादा थी। पीओके में ये आज भी देखने को मिलता है। उस टाइम पर जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर बंगाली मुस्लिम थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वह ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अलग नज़रिए से देखती थी। यह बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्ट पॉपुलेशन कम थी। जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान की सीटें थीं, वे भी ज़्यादा थीं। वेस्ट पाकिस्तान की 138 और ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटें थीं। ईयर 1970 में जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, उनमें ईस्ट पाकिस्तान के फेमस लीडर शेख मुजीबुद्दीन रहमान, जो आज शेख हसीना के पिताजी थे, उस टाइम इलेक्शन वो जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो उनको पीएम मानने से मना कर देती है, जिससे वे गुस्से में आ जाते हैं और वे भारत के सपोर्ट के साथ मुक्ति वाहिनी नामक एक आर्मी बनाई और ईयर 1971 में पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश नामक एक नया देश, ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें शेख रहमान के साथ साथ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जियाउर रहमान, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी थी उसमें ये शेख रहमान के बहुत ही क्लोज थे। आगे इनका भी पीरियड आएगा। जब बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने, और ऐसे ग्रुप बांग्लादेश का सपोर्ट करने के बजाय पीओके की मिलिट्री का सपोर्ट कर रहे थे। जमात इस्लामी ने अलबत और अलसम नामक दो ग्रुप बनाए थे। इनके कारण पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में ऑपरेशन को अंजाम देने में काफ़ी मदद मिली। इन्होंने बांग्लादेश की जो औरतें थीं और वहाँ की जो आम जनता थी, उन्हें काफ़ी परेशान किया। ऐसे ग्रुपों को उस टाइम रज़ाकार कहा जाता था। अभी कुछ समय पहले मैंने 3 लोगों के बारे में बताया। नंबर 1 जियाउर रहमान, जमात इस्लामी और शेख रहमान। अब इस समय जो करंट घटना घट रही थी, इनमें कहीं न कहीं इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। बांग्लादेश आज़ाद तो हो गया शेख रहमान की लीडरशिप में। आज़ाद होने के बाद 1971 में इलेक्शन करवाए गए। इनमें शेख मुजीबुर रहमान की आवामी पार्टी भारी वोटों से जीतकर सामने आती है और शेख रहमान पीएम बनते हैं। इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, यानी द फादर ऑफ इंडिपेंडेंस बांग्लादेश। परंतु आज सिचुएशन ये है कि इनके पुतले जलाए जाते हैं। पीएम बनते ही सबसे पहले शेख रहमान ने उन ग्रुपों को समाप्त कर दिया, उन ग्रुपों को बैन कर दिया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। बांग्लादेश आज़ाद होने और शेख रहमान के पीएम बनने के बाद एक चीज़ ऐसी होती है जिसका खामियाजा बांग्लादेश को चुकाना पड़ता है। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। वो घटनाएं क्या हैं? पाकिस्तान आज़ादी की लड़ाई में शेख रहमान ने जो मुक्ति वाहिनी ग्रुप बनाया था, आज़ादी के बाद इन्हें बांग्लादेश की मिलिट्री में जोड़ा गया और इनको फ्रीडम फाइटर का नाम दिया गया। यहीं पर मिलिट्री दो ग्रुपों में बढ़ जाती है, एक जो पाकिस्तान के फेवर में था और दूसरा रहमान के फेवर में था। रहमान के फेवर वाली मुक्ति वाहिनी वाला ग्रुप भारतीयों के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो ये प्रो इंडियंस कहलाए। शेख रहमान ने मिलिट्री ऑफ कैबिनेट से बांग्लादेश की आज़ादी में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके लिए बीसीएस में कोटा लेकर आए, और यही वो कोटा है जिसके कारण बांग्लादेश में हालात बदलते हैं, जिनके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ता है। क्या था इस कोटे में? इसमें 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स को यानी मुक्ति वाहिनियों को दिया गया था। 10% कोटा उन वुमेन्स को दिया गया था जिन पर पीओके ने जुल्म किया था, और 10% डिस्ट्रिक्ट कोटा
5% ट्रेवल्स कम्युनिटी कोटा और 1% कोटा फिजिकली चैलेंज को दिया गया। प्रॉब्लम्स की जड़ सबसे ज़्यादा वो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा था। जब ये कोटा आया तो आर्मी का एक ग्रुप खुश नहीं था। इनके साथ ही ईयर 1975 आते आते बांग्लादेश की हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो गई। नया नया देश बना था, भुखमरी इकोनॉमिक्स ज़मीन पर थी, कंट्री काफ़ी अनस्टेबल अपने आप को फील कर रही थी, जिससे जनता आज़ादी को भूलकर शेख रहमान के खिलाफ बातें करने लगती है। इतने कम समय में देश को खड़ा करना भी रहमान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस समस्या से निपटने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान ये बनाया कि कोई दूसरी पार्टी जीत कर सामने ना आए और उनकी सत्ता ना चली जाए। तो उन्होंने अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए बांग्लादेश में वन पार्टी सिस्टम लाने का फैसला लिया। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थीं वे सब मिलकर BAKSAL बक्सल नामक पार्टी में समाहित हो जाएंगी। बांग्लादेश में बस एक पार्टी रहेगी जिसको शेख रहमान हेड करेंगे। ये फरमान सुनकर लोग और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अपोजिशन तो और ही ज़्यादा नाराज़ हो गया था। कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि 15 अगस्त 1975 में आर्मी के कुछ अधिकारी रहमान के यहाँ जितने भी लोग मिलते हैं सबकी हत्या कर देते हैं। लगभग 17 लोगों की हत्या कर दी जाती है। जिस आदमी ने बांग्लादेश की आज़ादी दिलाई, जिस आदमी ने बांग्लादेश के लिए आगे बढ़ा, आज उसकी आर्मी ने खुद ही उसको मार देती है। इस घटना में शेख रहमान का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। बस उनकी 2 बेटियां, एक शेख हसीना जो 28 साल की थी, वो अपनी सिस्टर के साथ उस समय जर्मनी में थी, इसलिए वो बच जाती हैं। हसीना के हस्बैंड डॉक्टर M.A. वाजिद जो उस समय न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जर्मनी, उसी समय करंट सिचुएशन में अगस्त के मंथ में ही इंदिरा गांधी भारत की PM इन दोनों को जर्मनी से बुलाकर भारत में शरण देती हैं। अगस्त 1975 से मई 1991 तक शेख हसीना भारत यानी दिल्ली में रहती हैं। इधर मिलिट्री तख्त पलट कर देती है, परंतु मिलिट्री आपस में अभी लड़ रही होती है। मौके का फ़ायदा उठाकर 7 नवंबर 1975 में जियाउल रहमान बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं और पावर उनके हाथों में आ जाती है। रिजर्वेशन में डिस्ट्रिक्ट कोटा वाला जो सिस्टम था उसको कम कर देते हैं। मेरिट में जो जॉब मिलती थी उसके कोटे को वो बढ़ा देते हैं। कोटा पूरी तरह से हटाना संभव नहीं था, तो खुद नए नए अलग अलग तरीक़ों के द्वारा वही कोटे को कम कर देते हैं। ये जियाउल रहमान वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में शेख रहमान का साथ दिया था। अब जियाउल रहमान बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर ला एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाते हैं। 21 अप्रैल 1977 करीब 2 साल बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और फिर ये अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसका इन्होंने नाम रखा था BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आज इसका नाम कई अखबारों में सुनने को मिलता है। इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जिससे बहुत ही कम समय में ये पॉपुलर हो गए। बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी 88.3% थी। इन्होंने शेख रहमान के बैन किए हुए ग्रुप्स को फिर से अनबैन कर देते, मतलब वापस उनको पावर में दे देते हैं। और उन्होंने कुछ बदलाव किया, जैसे जय बांग्ला को बदलकर इन्होंने बांग्लादेश जिंदाबाद कर दिया। जिंदाबाद शब्द उर्दू शब्द है। और प्रियम्बल्स ऑफ सेकुलरिज्म को हटाकर इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन का नारा दिया, जहां पर अल्लाह शब्द को रिप्लेस कर दिया। साल 1979 में जमात-ए-इस्लाम और BNP मिलकर इलेक्शन में पार्टी सिलेक्ट करते हैं और 300 सीट में 207 सीटों पर BNP की जीत होती है। सेम कंडीशन 30 मई 1981 को आर्मी के एक पावरफुल ग्रुप ने जियाउल रहमान को मारकर तख्त पलट कर देते हैं। जिस प्रकार शेख रहमान को मार दिया जाता है और तख्त पलट होता है, वही कंडीशन 30 मई 1981 को घटना घटती है और जियाउल रहमान को मारकर तख्त पलट कर दिया जाता है। आर्मी के इन दोनों ग्रुपों के कारण
बांग्लादेश में कई बार तख्त पलट होता है। अब आर्मी के चीफ हुसैन मोहम्मद पावर में आते हैं। अब फिर मिलिट्री रूल्स को लेकर आते हैं। शेख रहमान और जियाउर रहमान दोनों की जगह और कोई संभालने वाला